हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक द्वारा जो है आयोजित जो ऑनलाइन कक्षाओं थी उसके यूट्यूब चैनल में। इसके माध्यम से आप तक जो है घर बैठे इस कोरोना महामारी के समय में आपकी कक्षाओं की विषयवार ऑनलाइन कक्षाएं जो है वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं और आशा है कि आप लोग इन कक्षाओं को ध्यानपूर्वक देखकर घर बैठे लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं या आज इस चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सामने जो बेल आइकन है उसको दबा दें। इससे जो है आने वाले जो वीडियो हैं उन वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जैसे ही वीडियो जो है अपलोड किए जाएंगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच गए हैं। और अगर आपने जो है इसको सब्सक्राइब कर लिया है तो दूसरे लोग जो हैं, दूसरे स्टूडेंट हैं, आपके सहपाठी, आपके मित्रगण, उनके साथ में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, यानी शेयर करें आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और आप जो है इस पर कमेंट करें, लाइक करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, तो ताकि ये जो निःशुल्क यूट्यूब चैनल है संस्कृत स्कूल का, इसके माध्यम से जो दूसरे आपके जैसे विद्यार्थी हैं उन तक भी जो है ये क्लासों में जो आपके विषय अनुसार अध्यापन कराया जा रहा है वो अध्यापन उन तक पहुँचे और वो भी घर बैठकर अपना अध्ययन कार्यक्रम जो बाधित हो चुका है उसे सुचारू रूप से चला सके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य जो है अपन चल रहे थे और कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य के अंदर गद्य भाग से प्रारंभ कर रखा था अपन ने। गद्य भाग में श्रृंखला में आगे बढ़ते जा रहे थे। तो अब जो अध्याय आया है उसके बारे में कल अपन ने बात की थी। अपनी क्षितिज भाग प्रथम जो है पाठ्य पुस्तक वो सभी ले लें हाथ में। तो हम पढ़ रहे थे, नेक्स्ट जो चैप्टर आया था अपने सामने वो आया था जाबिर हुसैन का। चैप्टर का नाम क्या था? जाबिर हुसैन। लिखने वाले हैं कौन? जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन, ठीक है। जाबिर हुसैन का अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर। और जाबिर हुसैन के चैप्टर का नाम दिया है इन्होंने क्या? सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद, ये आपके पाठ का शीर्षक या नाम। लेखक इसके कौन? जाबिर हुसैन। इन जाबिर हुसैन ने जो है इसको लिखा है अध्याय को सांवले सपनों की याद। तो कल इससे पूर्व का जो वीडियो था, इससे पूर्व के वीडियो में हमने जाबिर हुसैन के बारे में जो है अध्ययन कर लिया था, जीवन परिचय पढ़ लिया था जाबिर हुसैन का। और सांवले सपनों की याद जो आपका अध्याय है, इस सांवले सपनों की याद के अंदर जो है अपने इसका परिचय पढ़ के इसको हमने प्रारंभ कर दिया था। तो आज इसी क्रम में अपन आगे चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कहां तक हो गया था। निशान नहीं लगाया था क्या कल भाई अपन ने? एक बार नहीं कराया था क्या मैंने? चलो देखें, पेज नंबर है आपके, पेज नंबर आ जाओ आप 43, पेज संख्या 43 पर आ जाए आप सभी लोग। मूल पाठ जहां से प्रारंभ हो रहा है इसका जो है आप पहला पैराग्राफ छोड़ दो और उसके बाद दूसरे पैराग्राफ पर आ जाए। यानी ऊपर की 2 लाइन छोड़ दें, पहला पैराग्राफ छोड़ दें, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ पर आ जाए आप लोग। दूसरे पैराग्राफ से शुरू करेंगे अपन। मुझे नहीं लगता, मिल गया हो आप सभी को? प्रारंभ करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। देखो, लेखक जाबिर हुसैन कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि कोई इस सोए हुए पक्षी जो है उसको जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व, यानी कई वर्षों पहले, वर्षों पूर्व का मतलब है कई वर्षों पहले, खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। देखो, वर्षों पूर्व यानी कई वर्ष पहले की बात है।
खुद सालिम अली, जो कि पक्षी वैज्ञानिक और इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं इस पाठ के अंदर, सालिम अली के बारे में। तो सालिम अली ने कहा था कि लोग जो हैं वो पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। क्यों? पक्षियों में क्या देखना चाहते हैं? मानो आदमी की जो नज़र होती है, आदमी की जो दृष्टि होती है, उस दृष्टि से उसे देखना चाहते हैं। ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहता है। देखो क्या कह रहे हैं, ये उनकी भूल है। किनकी? उन मनुष्यों की। ठीक उसी तरह कैसे भूल कर रहे हैं वो? ठीक उसी प्रकार से जैसे जंगलों और पहाड़ों, जैसे जंगल हों और जंगलों और पहाड़ जो है उनमें झरनों और आबशार, आबशार भी भाई झरने को ही कहते हैं, आबशार, आबशार, आबशार किसको कहते हैं? झरनों को ही कहते हैं आबशार, झरनों, या हम निर्झर भी कह सकते हैं इसको, निर्झर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, यानी प्राकृतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि कैसे देख रहे हैं? प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर का रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। देखो क्या कह रहे हैं कि वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से इनको देखने का उत्सुक है। भला कोई आदमी ऐसा हो सकता है अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर का रोमांच का सोता, सोता भी भाई इसी को कहते हैं, सोता का मतलब भी स्रोत या झरना, सोता वही झरना होता है, इसका मतलब पर्यायवाची एक दूसरे के। सोता का मतलब झरना या स्रोत, सोता का मतलब झरना या स्रोत। ठीक है, तो वो एक सोता, रोमांच का एक सोता है, रोमांच का एक झरना मानो फूटता सा महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। की एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़, यानी जिस प्रकार के एहसास मनुष्य लिए घूमता है, उन एहसासों की ऐसी ही उबड़ खाबड़ जो भूमि है, उस उबड़ खाबड़ भूमि पर जन्मे मिथक होते हैं जो प्राचीन के अंदर से बात चली आ रही है, कुछ घटनाएं या कुछ कहानियां सी चली आ रही है, उन्हें मिथक कहते हैं। तो मिथक का नाम क्या है? सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। देखो पता नहीं, लेकिन बात कर रहे हैं पता नहीं इतिहास में कब जो श्री कृष्ण थे उन्होंने वृंदावन जो है उस वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियां जो थी उन गोपियों के दुख मन को अपनी शरारतों का निशाना बनाया, उनको प्रसन्न किया। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और कब माखन के भरे हुए जो बर्तन थे, मटकियां थी, वो कब फोड़ी थी। और नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज संख्या 44 पर। और दूध छाली से अपने मुंह में भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि इतिहास में इस बारे में पता नहीं कि कब श्री कृष्ण ने लीलाएं रची, कब उन्होंने दही की मटकियां फोड़ी, दूध छाली से अपने मुंह में भरा, कब वाटिका यानी बाग बगीचे जो थे, छोटे छोटे किंतु घने पेड़, छोटे छोटे जो घने पेड़ थे उनकी छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाले, कि दिल की धड़कनें उनके संगीत को सुनकर एकदम तेज हो जाया करती थी, उस अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी, ऐसा हमें पता नहीं है ये सब कुछ कब हुआ था, लेकिन आज भी
वृंदावन जाएं तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम को याद दिला देगा। ये हमें याद नहीं कि सब कब घटे थे, लेकिन आज भी अगर हम वृंदावन चले जाएं तो वृंदावन जब हम जाएंगे तो वृंदावन जाने पर क्या होगा कि नदी का सांवला पानी, कि नदी जो है उसका सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम को याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। देखो, एक तो वृंदावन जो है उसमें बहने वाला वो जो सांवला पानी है यमुना नदी का, उसको देखकर पूरा घटनाक्रम मानो याद आ जाता है। श्री कृष्ण की लीलाएं आंखों के सामने साकार हो उठती है। साथ ही बता रहे हैं कि हर सुबह क्या होता है, सूरज निकलने से पहले, जब सूरज नहीं निकलता उससे पहले जो पतली गलियां हैं, यानी वृंदावन की जो पतली सकड़ी गलियां हैं, उनमें उत्साह भरी भीड़, कि वहां की भीड़ में एक उत्साह, एक आनंद का माहौल होता है। और वो भीड़ किधर बढ़ती है, नदी की तरफ स्नान के लिए बढ़ती है। तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर, यानी उस भीड़ के बीच में से अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। यानी बंसी की आवाज जो होगी उस आवाज पर किसी जो है उनके कदम थम जाएंगे, यानी रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है बस कुछ ही क्षणों में वे कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? और देखो, लेखक बता रहे हैं कि जब वाटिका यानी जो बगीचा है, उस बगीचे का माली जो है, वो माली सैलानी यानी जो घूमने आने वाले हैं उनको हिदायत देगा, यानी उनको बताएगा भाई कि आप फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाए, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाए, अब समय हो गया आपके जाने का, है ना। ऐसे वो हिदायत देगा। तो उसकी जो हिदायत होंगे, उसके जो निर्देश होंगे, उनको लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा, यानी वो श्री कृष्ण कहीं से आने वाले हैं और अपने संगीत का जादू उस वाटिका में, उस बगीचे में, बाग बगीचे में भरे पूरे माहौल पर क्या होगा, छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? ये जो वृंदावन की गलियां हैं, ये वृंदावन की गलियां कभी कृष्ण का जो संगीत में आनंद का जो जादू है उससे कभी आज तक दूर हुआ है क्या? कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखो, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथक यानी प्राचीन पुराकथाएं जो है, मैं पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि प्राचीन जो पुराकथाएं चले आ रही है उनके मान लो एक पात्र है या उनकी एक घटनाएं हैं, उन्हें मिथक कहते हैं, जिन्हें हम नए अर्थों में प्रकट कर रहे हैं। तो मिथकों की दुनिया जो है, उस मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया, काया यानी शरीर, कमजोर काया यानी कमजोर शरीर, काया यानी शरीर, कमजोर शरीर। तो कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। उम्र को शती, शती यानी 100 सालों का समूह, शती 100 वर्षों का समूह। ठीक है, 100 वर्षों का समूह वो हो जाएगा सती, शती यानी। चलो, उम्र को शती यानी इनकी आयु जो है, उस आयु को शती यानी 100 वर्ष होने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने
उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो। यह संभव है कि जो लंबी यात्राएं उन्होंने की, उन लंबी यात्राओं के कारण थकान जो थी, उस थकान ने उनके शरीर जो था उसको कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनके मौत का कारण बनी हो। और जीवन के अंतिम समय में मानो उन्हें क्या हो गया हो, कैंसर हो गया हो। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी जो है वो उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वे रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई, जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेकिन अंतिम समय तक, लेकिन जीवन के अंतिम समय तक मौत जो थी वो उनकी आंखों से वे रोशनी छीनने में सफल कभी नहीं हुई, जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत, हिफाजत कहते हैं सुरक्षा को, हिफाजत, हिफाजत, सुरक्षा, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मौत के बाद ही तो उतरी थी। सालिम अली जो थे वो अधिकांश तक क्या करते थे, उनकी आंखों पे हमेशा दूरबीन रहती थी और दूरबीन का प्रयोग वो किस पे करते थे, पक्षियों को देखने में करते रहते थे। 24 घंटे उनके गले में दूरबीन लगी रहती थी, उनकी आंखों से दूरबीन से देखते रहते थे। तो दूरबीन जो है, लेखक बता रहे हैं, वो दूरबीन उनके मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, उन जैसा बर्ड वाचर, बर्ड कहते हैं पक्षी को, वाचर यानी जो निगरानी करने वाला हो, तो उनके जैसा पशुओं को देखने वाला, निगरानी करने वाला शायद ही कोई हुआ हो, कि शायद ही आज तक कोई हुआ हो। लेकिन एकांत की क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। लेकिन एकांत के क्षण, जब उनके आसपास कोई नहीं हो, वो अकेले खाली बैठे हो, सुने बैठे हो, ऐसे क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए, उनको बिना दूरबीन के भी देखा गया। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। दूर क्षितिज यानी दूर, क्षितिज, क्षितिज कहते हैं जहां धरती और आकाश आपस में मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। क्षितिज लिख देता हूं आपको, बोर्ड में बहुत बार आएगा जगह जगह में क्षितिज वर्ड, क्षितिज, ठीक है। इस क्षितिज का मतलब होता है जहां धरती और आकाश, जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी जब हम खुले में देखें, जहां कोई नहीं है, दूर दूर तक हमारी नजर जा रही है ऊंचाई से, तो वहां जब हम देखेंगे खुले में, तो दूर दृष्टि में ऐसा लगेगा कि धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं, दोनों का आपस में मिलन हो रहा है। उसको कहते हैं हम क्या, क्षितिज, ठीक है। तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनके नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। देखो क्या कह रहे हैं, दूर क्षितिज, कि दूर क्षितिज तक जब हम देखें तो वहां तक फैली हुई जमीन और झुका हुआ आसमान, ऐसा लगता है ना आसमान नीचे आ गया तभी तो मिलता हुआ नजर आएगा। तो झुका हुआ आसमान को छूने वाली उनकी जो नजरें थी उनमें कुछ कुछ वैसा ही जादू था, उन नजरों में कुछ कुछ क्या था, वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। कि देखो भाई सालिम अली जो है, इन सालिम अली की गणना यानी इनकी जो गिनती है, इनकी जो गणना है, वो गणना उन लोगों में की जानी चाहिए, किन लोगों में,
जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय, यानी जो प्रकृति से प्रभावित नहीं होते, ये उन लोगों में से जो प्रकृति से प्रभावित नहीं होते, बल्कि क्या करते हैं, बल्कि ये करते हैं बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, यानी प्रकृति इनसे प्रभावित हो जाती है मजबूर होकर। ऐसे व्यक्ति हैं, उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रेत से भरी दुनिया पसरी है। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रेत से भरी दुनिया पसरी है। पसरी यानी फैली हुई है, पसरी फैली। तो क्या है, फैली हुई है, पसरी हुई यानी फैली हुई है। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। गढ़ना यानी तैयार करना। गढ़ी थी, तैयार की थी। गढ़ना यानी तैयार करना, ठीक है ना, गढ़ी थी यानी तैयार की थी। तो ये कह रहे हैं कि उनके लिए प्रकृति हर तरफ से एक हंसती खेलती सी रेत से भरी दुनिया उनके पसरी हुई थी, यानी फैली हुई थी। और ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, यानी अपने लिए तैयार की थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई। अब देखो, इस प्रकृति को, ऐसी हंसती खेलती जिंदगी को अपने पास गढ़ने के लिए, अपने पास तैयार करने के लिए उनकी जीवन साथी, यानी उनकी पत्नी की बात कर रहे हैं, जीवन संगिनी, जीवन साथी तहमीना नाम था उसका। उस तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई। अंडरलाइन कर लेना, अब यहाँ पर नाम इंपॉर्टेंट रहता है। तो तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। और तहमीना जो थी वो स्कूल के दिन जो थे, उन स्कूल के दिनों में क्या थी, उनकी सहपाठी, यानी साथ में पढ़ने वाली, क्लासमेट जिसको कहते हैं, वो रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। देखो, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन, कि अपना लंबा रोमांचकारी जो जीवन था, उस जीवन में ढेर सारे अनुभव, कि उस जीवन के एक साथ इकट्ठे हुए ढेर सारे अनुभवों के जो मालिक हैं, कौन, सालिम अली, एक दिन केरल की साइलेंट वैली, वैली कहते हैं अंग्रेजी में किसको, जानते हो क्या, वैली किसे कहते हैं भाई, वैली, वैली कहते हैं घाटी को, है ना। तो केरल के अंदर एक घाटी है जिसका नाम क्या है, साइलेंट वैली। उसको क्या कहते हैं, केरल की घाटी को साइलेंट वैली, यानी शांत घाटी। पूरा नाम क्या हो जाएगा, साइलेंट वैली का मतलब शांत घाटी। साइलेंट वैली पूरा लिख दूं क्या, ठीक कर देता हूं, पूरा लिख देता हूं, साइलेंट वैली। यानी वैली का मतलब तो हो गया क्या, घाटी, और साइलेंट वैली का मतलब हो जाएगा शांत घाटी, साइलेंट वैली, ठीक है, यानी शांत घाटी। वैली का मतलब घाटी होता है, शांत घाटी, साइलेंट वैली। तो ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई कि जो साइलेंट वैली है, यानी शांत घाटी थी केरल की, उसको रेगिस्तानी हवा के झोंके, उसमें क्या आने वाले, रेगिस्तानी हवा के झोंके आ रहे थे, और उनसे चिंतित होकर उस झोंकों से बचाने के, उन झोंकों से कैसे बचाया जाए, उन झोंकों से बचाने के लिए अनुरोध लेकर किससे मिले, चौधरी चरण सिंह से मिले थे। और चौधरी चरण सिंह कौन थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो वो ये अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे, वे प्रधानमंत्री थे उस समय, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब का गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी का पहला बूंद का असर जानने वाले नेता थे। ये जो चौधरी चरण सिंह है भाई, इनके बारे में बता रहे कि चौधरी साहब गांव की जो मिट्टी है, उस गांव की मिट्टी के अंदर पड़ने वाली, गांव की मिट्टी के अंदर जो पड़ने वाली बूंदे, पानी की पहली बूंदे जो हैं, उन पानी की पहली बूंदों के असर को
जानते थे, तो उस असर को वो जानते थे और जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। देखो, पर्यावरण के संभावित खतरे कि पर्यावरण से संभावित जो खतरे थे उनका चित्र सालिम अली ने उनके सामने जब रखा तो उसने उनकी आंखें नम कर दी। जब पर्यावरण की जो आने वाले खतरे हैं उनके बारे में जब जो सालिम अली जो थे उन्होंने चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे उनसे मिलकर जब पर्यावरण के खतरों के बारे में बात की, आने वाले जीवन के खतरे हैं, तो इन बातों को देखकर उनकी आंखें नम हो गई। उनके सामने जब ये बातें रखी तो चौधरी चरण सिंह की आंखों में मानो आंसू आ गए। आज सालिम अली नहीं है, कि आज हमारे बीच में सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, और चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका भी निधन हो गया है। कौन बचाए जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। सौंधी माटी, सौंधी का मतलब होता है सुगंधित। सौंधी का मतलब क्या हो गया? सुगंधित। सौंधी माटी यानी जिसमें मिट्टी की सुगंध आती है वो। तो ये कह रहे हैं भाई कि सौंधी माटी यानी जो सुगंधित मिट्टी की खुशबू वाली माटी पर उगी हुई फसलें, उन पर उगने वाली जो फसलें हैं, उन फसलों के बीच में एक नए भारत की नींव यानी एक नया भारत जो है उस नए भारत की नींव रखने का संकल्प अब कौन लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कि अब ना तो सालिम अली बचे हैं, ना चौधरी चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री बचे हैं, तो अब कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख जो है उसकी बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की क्या करेगा? वकालत करेगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है भाई कि जो है जो सालिम अली थे वो सालिम अली पक्षी और पर्यावरण के प्रति बहुत चिंतित रहते थे। विशेष बात की जाए तो बर्ड वाचर यानी पक्षियों की ध्यान रखने वाले, देखभाल करने वाले थे। और वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री से मिलकर जो है इस पर्यावरण के लिए संभावित जन्म लेने वाले जो खतरे थे उन जन्म लेने वाले खतरों की तरफ उनका ध्यान जो है सबसे पहले आकृष्ट किया था कि ये खतरे कितने बड़े हो सकते हैं। और इन बातों को देखकर चौधरी चरण सिंह की आंखें भी नम हो गई थी, आंसू आ गया था। ऐसे व्यक्ति थे कौन? सालिम अली। और इन्हीं सालिम अली जो है इन सालिम अली के द्वारा ही जो है बर्ड सुरक्षा यानी पक्षियों की सुरक्षा का जो एक कार्य किया गया था। अब ना तो सालिम अली रहे हैं, ना चौधरी चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री रहे, तो कौन जो है वो हिमालय जो बर्फ के लिए क्षेत्र हैं उनके पशु और पक्षियों के बारे में चिंता करेगा? ये इस बार चिंता का विषय है। देखो हमारे यहाँ पर भी एक अभ्यारण्य है भरतपुर के अंदर, केवला देवी के नाम से केवला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य। और ये जो पक्षी अभ्यारण्य है इसमें भी यहाँ पर भी क्योंकि सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक प्रसिद्ध रहे तो यहाँ पर सालिम अली के नाम पर सालिम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर खुला हुआ है इसके अंदर भी। तो ये सालिम अली जो है बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं और इनका सारा समय लगभग पूर्ण जीवन ही पक्षियों और पर्यावरण की देखभाल में गुजरा, उनके संबंधित ही जीवन काल में रहे। तो पाठ तो आप आज यहीं तक रखेंगे, यहीं तक टिक मार्क कर लो इसको। आगे नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में अपन चलेंगे। बाकी कठिन शब्दार्थ आप लोग उतार लें। और इससे पूर्व के जो चैप्टर हो गए हैं, 1 मिनट बुक में बता देता हूँ आपको। इससे पूर्व तक आपके भाई प्रेमचंद का दो वेलों की कथा, राहुल शंकरदयाल का ल्हासा की ओर, श्यामचंद्र दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति, 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। लेकिन वर्क मुझे अभी तक एक भी चैप्टर का नहीं मिला है। इनमें से 2 चैप्टर की पीडीएफ भी ग्रुप में भेज दी गई है। तो 2 चैप्टर की पीडीएफ जब ग्रुप में भेज दी गई है क्वेश्चन आंसर की, तो फिर प्रश्न उत्तर करने में कहाँ समस्या आ रही है आप लोगों को?
तो भाई ऐसे नहीं चलेगा, नहीं तो फिर मैं वीडियो आपके लिए भेजना बंद कर दूंगा, इस साइट पर अपलोड करना बंद कर दूंगा, तो आपकी पढ़ाई रुक जाएगी। आप ऐसे नहीं करें, अपना गृह कार्य जल्दी से जल्दी करें और करके उसको अपनी गृह कार्य का ग्रुप जो बना हुआ है विद्यालय का उसमें भेज दें, ताकि मैं आपका गृह कार्य भी साथ साथ में देखता रहूं। भाई देखो मजा तभी आएगा जब मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो ना। तो ये आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि जो है चौथा अध्याय दूसरे भाग से पूर्ण होने को आ गया है, अभी तक वर्ग का आपका पता ही नहीं, तो उस पर ध्यान दें, जल्दी से जल्दी गृह कार्य करें और गृह कार्य करके मुझे ग्रुप में उसकी पीडीएफ जो है बनाकर भेज दें, ताकि होमवर्क के ग्रुप में मैं आपको चेक कर दूं, ठीक है। और जो है चैनल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।